तो चलिए बच्चों प्रैक्टिस सैंपल वेवर का क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये है कि इन द सर्किट कंटेनिंग एन आइडियल पीएन डायोड डी एंड रजिस्टर आर इज गिवन एन इनपुट स्क्वायर वेव एज सोन। ए व्हाट इज द शेप ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म अक्रॉस डायोड डी। बी गिव एन एग्जाम्पल फॉर योर आंसर इन ए। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक आइडियल डायोड है, ठीक है। ये कैसा डायोड है बच्चों? आइडियल। और इसका एक तरफ अर्थिंग कर दिया गया। हमको पता है ना जब ये डायोड होता है बच्चों यहाँ पे ये इंड हमारा क्या है 0 वोल्ट पर, ठीक है। ये P होता है इस साइड और ये होता है N। देखो P किससे कनेक्टेड है? 0 से। तो P तो 0 से कनेक्टेड है, यहाँ से वोल्टेज देने का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब जो इनपुट हम देंगे वो ए इंड से इधर से देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल तो 0 डिफाइन कर दिया गया, अर्थिंग कर दी गई। बच्चों आपको पता होना चाहिए आइडियल डायोड में बेसिक इसका नेचर कैसा होता है। तो बच्चों आइडियल डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है, ठीक है, ध्यान रखना, जब आइडियल डायोड किस में होता है? फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, तो ये 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है। कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? 0 रेजिस्टेंस। और जब कोई पीएन जंक्शन डायोड बच्चों रिवर्स बायस में होता है, तो बच्चों ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है। कैसा रेजिस्टेंस शो करता है बच्चों? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जब ये बात आप समझ पाएंगे तब आप इसको अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमसे क्या कह रहे हैं? कह रहे यहां से हम एक इनपुट वोल्टेज देते हैं, ये वाला वेव फॉर्म, और आउटपुट कैसा मिलेगा और क्यों मिलेगा, दोनों बातें बतानी है, एक्सप्लेन भी करना है और वेव फॉर्म पाना भी है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब डायोड में पी इंड का वोल्टेज ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे कोई डायोड है, ये मान लो वोल्टेज यहाँ का V1 है, यहाँ का V2 है। आपको पता है यहाँ P इंड तो कहाँ पर है? 0 है। P इंड की क्या हो गई? अर्थिंग हो गई। तो जब P का वोल्टेज हाई होता है और N का वोल्टेज लो होता है, तो अगर V2 की वैल्यू क्या है? लो है, मतलब 0 से कम है, निगेटिव है, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड में होगा। किस में होगा? फॉरवर्ड में। तो मतलब फॉरवर्ड बायस के लिए क्या जरूरी है कि P हाई वोल्टेज पर हो और N लो वोल्टेज पर हो। जबकि अगर बच्चों V2 पॉजिटिव हो गया तो ये डायोड बच्चों कैसा हो जाएगा? रिवर्स बायस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो N हाई पर होगा, P लो पर होगा। जब P लो और N हाई हो जाए तो समझो वो क्या हो जाता है? रिवर्स बायस हो जाता है। तो ये बात समझ में आ गई कि जब P हाई होगा N लो होगा तो क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। जब P लो होगा और N हाई होगा तो क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। चूंकि P तो 0 हो गया तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, जैसे आप इस इनपुट को यहां पे देंगे तो क्या होगा? देखो ये निगेटिव वोल्टेज है, -V है। जब -V यहां A पे लगाओगे तो सोचो क्या होगा? ये इंड क्या हो जाएगा? निगेटिव है। इसको नाम देते हैं कुछ, A B C D E F, ठीक है। तो A से B पोर्शन के लिए देखो, फॉर A टू B वेव फॉर्म, तो A से B के लिए क्या होगा बताओ? A इंड कैसा हो जाएगा बच्चों बताओ? निगेटिव होगा। A से B के लिए देखो कहां गया? A से B के लिए A इंड कैसा होगा? ये निगेटिव होगा। जब ये निगेटिव होगा इसका सीधा सा मतलब क्या हो रहा है बच्चों बताओ? इसका मतलब क्या होगा? जब A निगेटिव होगा, देखो N निगेटिव हो गया और P ज्यादा वोल्टेज पर है, पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो गया? फॉरवर्ड में हो गया। ये क्या हो गया? फॉरवर्ड में। देखो ये पोर्शन निगेटिव, ये पॉजिटिव, और P हाई वोल्ट N लो वोल्ट, तो क्या हो जाता है? फॉरवर्ड हो जाता है। इसका मतलब D फॉरवर्ड में होगा। तो डायोड D इन फॉरवर्ड, और जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो बच्चों ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? 0। तो ये 0 रेजिस्टेंस देगा तो यहां कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा? नहीं होगा।
इसका मतलब यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप यहीं पे हो जाएगा। तो हमको डायोड डी पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ आउटपुट कब मिलेगा, जब यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो। तो नो आउटपुट एट डी, तो डायोड डी पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अब देखिए फिर बात करते हैं फॉर सी टू डी वेव फॉर्म, ठीक है। सी से डी के लिए अगर बात करो तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इनपुट इज पॉजिटिव। तो बच्चों ए वाला जो इंड है वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ए इज पॉजिटिव। जब ए पॉजिटिव होगा तो देखो एन इंड पॉजिटिव हाई वोल्टेज से, और पी वाला कितना है बच्चों, 0 से, तो पी 0 एन पॉजिटिव, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया रिवर्स में। ये क्या हो गया बच्चों, रिवर्स में। देखो पी 0 और एन जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये रिवर्स में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रिवर्स में हो गया। जब रिवर्स में होगा तो इसका मतलब लिख देते हैं डायोड डी इन रिवर्स बायस। तो डायोड डी किस में होगा, रिवर्स बायस में होगा। जब ये रिवर्स बायस में होगा तो करंट 0 हो जाएगी, तो करंट 0, सो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप एट डायोड डी। क्यों, क्योंकि जब करंट 0 होगी तो यहां कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है हमेशा, IR। जब करंट ही नहीं है, करंट 0, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ का 0। जब I 0 तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 0। सारा पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ होगा, डायोड डी पर होगा। इसका मतलब इस समय हमको एक आउटपुट मिलेगा, इस समय हमको एक आउटपुट मिलेगा। तो अब हम आउटपुट वेव फॉर्म, तो देखो ये आउटपुट यहां मिलेगा। तो पहले बच्चों कुछ नहीं मिला, 0, बाद में मिल जाएगा पॉजिटिव। कहां तक मिलेगा, सी से डी तक। अच्छा, फिर डी के बाद फिर ई से एफ में क्या होगा बच्चों, ई से एफ में फिर ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कि ई से एफ में फिर यही चीज देखो, ये वाली चीज फिर से ई से एफ में लागू हो रही ना, ई टू एफ वेव फॉर्म, फिर ए निगेटिव, डायोड डी इन फॉरवर्ड बायस, और नो आउटपुट। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड में होने पर ये करंट कंडक्ट कर देगा, यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब आउटपुट केवल मिलेगा हमको सी से डी में, इसके बाद हमको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये आउटपुट बन गया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि जब ये फॉरवर्ड में होगा तो डायोड का रेजिस्टेंस 0 होता है, इसलिए यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जब ये रिवर्स में होगा तो सारा पोटेंशियल ड्रॉप इसी पर होगा और हमको एक आउटपुट मिलेगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 25 का और पार्ट ये है कि कैटेगराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग जंक्शन डायोड्स एज आइदर फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड, गिव रीजन फॉर ईच आंसर। ओके, तो बच्चों देखिए इस तरह से हमको पीएन जंक्शन डायोड दिए हैं, हमको पहचानना है कि ये फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है, ठीक है। ये पहचानने से पहले बच्चों मैं आपसे कहूँगा, आप हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कब कहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जब आप P टाइप को पॉजिटिव से, P को बैटरी के पॉजिटिव से और N को बैटरी के निगेटिव से जोड़ते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस में होता है। ये कैसा होता है बच्चों, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। अच्छा, और जब आप P को निगेटिव से और N को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, P को किससे जोड़ते हैं, निगेटिव से, और N को किससे जोड़ते हैं, पॉजिटिव से, तो बच्चों ये रिवर्स बायस डायोड हो जाता है। ये क्या बन जाता है डायोड, रिवर्स बायस में। अच्छा, तो इससे आप कैसे बता सकते हो कि ये कौन फॉरवर्ड में है कौन रिवर्स में है। तो बच्चों इसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर निगेटिव नहीं याद करो। ये सोचो अगर P हाई वोल्ट पे है, ये कैसा है, हाई वोल्टेज,
और n लो वोल्टेज है, निगेटिव का मतलब लो वोल्टेज, तो समझो ये फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। और अगर P निगेटिव का मतलब लो वोल्टेज पर है और N जो है वो हाई वोल्टेज पर है, N क्या है बच्चों, हाई वोल्टेज पर, तो समझ जाओ कि ये रिवर्स बायस है। इससे आप समझ सकते हो। अब देखिए यहां पे अगर इसमें मैं बात करूं कि P, यहां पे देखो P का वोल्ट कितना है बच्चों, 6 वोल्ट, N का कितना है 4, तो हाई वोल्ट किधर है, बड़ा वोल्टेज किधर है, इधर, ये हाई है और ये लो है। और जब P हाई हो जाता है और N लो हो जाता है तो कैसा होता है, फॉरवर्ड में। इसका मतलब A वाला कैसा है बच्चों, ये फॉरवर्ड बायस है। कैसा है, फॉरवर्ड बायस। बहुत बढ़िया। इसमें चेक करो बच्चों, P क्या है बच्चों, ये P वाला है, P देखो किधर है, तो P देखो P 0 है, अर्थिंग का मतलब 0, N कितने पर है, +2 पर, तो N वाला क्या हो गया बच्चों, हाई हो गया, क्योंकि +2 बड़ा होता है 0 छोटा होता है, तो N हाई हो गया और O लो हो गया। जब N हाई होता है और P लो होता है, समझो, N हाई और P लो, तो क्या हो जाता है, ये रिवर्स बायस हो जाता है। ये किसका कनेक्शन हो जाता है बच्चों, रिवर्स बायस। इसका मतलब ये डायोड कैसा है, तो ये बच्चों रिवर्स बायस कनेक्टेड है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब C वाले में देखिए, ये N है और ये P है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, N वाला किससे जुड़ा है, -10 से, P वाला किससे जुड़ा है, -4 से। निगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता है उसका वैल्यू उतना छोटा होता है। इसका मतलब -10 वोल्ट क्या है, छोटा है, और -4 क्या है, बड़ा है। तो पता है -10 छोटा होता है, -4 क्या होता है, बड़ा होता है। -10 से -4 क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये हाई हो गया और ये क्या हो गया, लो। देखो P हाई से, N लो से, इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉरवर्ड में। तो ये वाला कैसा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं। इसमें देखिए बच्चों, यहां पे P किससे जुड़ा है, -4 से, N किससे जुड़ा है, अर्थिंग का मतलब 0 से। तो N क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे देखो N हो गया हाई, क्यों, 0 बड़ा है और -4 छोटा है, तो ये हो गया लो। तो P लो हो गया और N हाई हो गया। अब देखो, जब P लो और N हाई होता है तो क्या होता है, P लो और N हाई, तो ये क्या हो जाता है, ये रिवर्स बायस डायोड हो जाता है। तो ये कैसा हो जाएगा कनेक्शन, ये हो जाएगा रिवर्स बायस, ठीक है। तो इसका मतलब A और C फॉरवर्ड बायस है और B और D क्या है, रिवर्स बायस। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। थैंक यू। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई करते हैं सिंपल पेपर का। क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, इट एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड B as shown below. The magnetic field is perpendicular and into the plane of paper. A uniform electric field is applied in the same region as magnetic field so that the alpha particle passes undeviated through the combined fields. A. What should be the direction of the electric field? B. Without any change in the electric field and magnetic field, the alpha particle is replaced by following particles. First, proton moving with a velocity v. Second, electron moving with a velocity v/2. Will there be any change or deviation in the path of the particles? Give a reason for your answer. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक अल्फा पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से इस दी गई मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। हमको ये बताना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू b है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है बच्चों, b है, ठीक है। वो भी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, हर जगह बी 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 बी, हर जगह सेम है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको बताना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को किस डायरेक्शन में लगाया जाए कि चार्ज अनडेविएटेड रहे। तो बच्चों, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जब कोई Q चार्ज v वेलोसिटी से किसी B मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो चार्ज पर एक फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड से। कितना फोर्स लगता है Fm? ये लगता है q v क्रॉस b। ये मैग्नेटिक फोर्स का मतलब वेक्टर फॉर्म है। अगर इसकी हम बात करें नॉर्मल, तो इसको हम लिख सकते हैं q v b साइन
थीटा। इस केस में बच्चों देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, ऐसे जैसे पेन का नोक देखो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक। चार्ज आ रहा है इस तरफ, देखो ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे सीधा, तो चार्ज ऐसे आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा भाई, देखो चार्ज ऐसे जा रहा, चार्ज ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो कितना एंगल बनना है 90 डिग्री। कितना बनना बच्चों ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे चार्ज आ रहा, मतलब थीटा तो 90 हो गया। जब थीटा 90 हो गया तो इस समय मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बताओ, ये लगेगा QVB साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो FM कितना आ गया, ये आ गया QVB। ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस पर। ये फोर्स बच्चों किधर लगेगा, तो निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए फोर्स की क्या, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं या राइट हैंड पाम रूल भी लगा सकते हैं, जो चाहो लगा दो। कौन सा लगाना है, राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं, चलो ठीक है। बच्चों देखो इस पाम रूल में बताता है फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें। फिंगर किसको रिप्रेजेंट करें, मैग्नेटिक फील्ड को। ये जो थंब है, ये थंब रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज को। तो इसकी जो पाम है ये रिप्रेजेंट करती है फोर्स को। पाम किसको रिप्रेजेंट करती है, फोर्स को। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बच्चों, अंदर की तरफ, तो फिंगर तो अंदर की तरफ हो गई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी ना, देखो डाउनवर्ड टू द बोर्ड है, बोर्ड के अंदर, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ, तो ऐसा हो गई मैग्नेटिक फील्ड अंदर। मोशन किधर होगा चार्ज का, उस तरफ, तो ये थंब जो है वो उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो फोर्स कहाँ लगना चाहिए, ऊपर। देखो बच्चों ये बहुत गलती होती है, तो इसमें करना ये होता है, इसको लगाने के लिए जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर मिल गई, तो इसके बाद फिर आप ऐसे 360 डिग्री में ऐसे घुमाइए हाथ को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो इसकी डायरेक्शन को अब आप चेंज मत कीजिए, इधर उधर करिए, थंब को ऐसा रखिए कि वो मोशन की डायरेक्शन में आ जाए चार्ज के, वो भी किसके, पॉजिटिव चार्ज के। तो फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था वो कहाँ लग रहा था, ऊपर की तरफ। हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगा दी, मतलब किस डायरेक्शन में लगाई जाए कि ये चार्ज अनडेविएटेड रहे। चार्ज को अगर हमको अनडेविएटेड रखना है, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हमको इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा, वरना ये फोर्स ऊपर लग रहा है तो ये चार्ज ऊपर की तरफ मुड़ने लगे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला जाएगा। हम चाहते नहीं ऊपर ना जाए, सीधा सीधा चला जाए। इसके लिए जरूरी है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इसको कोई कैंसिल करे। तो कौन कैंसिल करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कैंसिल करेगा। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज पे हमको इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ चाहिए, नीचे। तो हमको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसा चाहिए जो इसके बराबर हो जाए, तो वो इसको कैंसिल कर देगा, तभी इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो ये ऐसे अनडेविएटेड रहेगा। इसके लिए बच्चों क्या जरूरी हो गया कि हमको एक इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी। और याद रखो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, मतलब जैसे फोर्स नीचे चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे लगा दो तो फोर्स नीचे लग जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगानी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगानी पड़ेगी, इस टाइप से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी डाउनवर्ड। किधर होनी चाहिए, डाउनवर्ड होनी चाहिए, नीचे की तरफ, इन द प्लेन ऑफ पेपर, और प्लेन ऑफ पेपर में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले चीज का आंसर हो जाएगा, उन्होंने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी, तो हम क्या बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड should be downward in the plane of paper, in the plane of paper, पेपर के प्लेन में नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये पहली चीज होगी। दूसरा बच्चों क्या पूछा गया है, बी का से फर्स्ट पार्ट देखो क्या पूछा गया है। अच्छा, बी के फर्स्ट पार्ट को करने से पहले अगर हमसे पूछ देते कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगानी चाहिए, अगर बी मैग्नेटिक फील्ड होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाएं कि मैग्नेटिक फोर्स कैंसिल हो जाए, तो बच्चों इसके लिए क्या करना पड़ता, तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल देते। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है बच्चों ई,
क्या लगता है, मतलब क्यू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड QE। तो अगर QE और QE भी बराबर हो जाता तो इस पे नेट फोर्स 0 हो जाता। भाई यही तो है, ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए, यानी कि FE बराबर FM। तो FE की वैल्यू QE बराबर QVB, Q से Q काट दीजिए, तो V बराबर आ जाएगा E/B। तो V बराबर क्या आ जाएगा, E/B। इस टाइप से अगर वेलोसिटी होती, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होती VB के बराबर, तो समझो वहाँ पे नेट फोर्स इस पे 0 बना रहता। ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं कि अगर अल्फा पार्टिकल को रिप्लेस कर दिया जाए प्रोटॉन के साथ जिसकी वेलोसिटी v है। अब देखो बच्चों, प्रोटॉन आ गया, अगर अल्फा की जगह क्या आ जाए बच्चों, प्रोटॉन आ जाए, तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज लगेगा। भाई अल्फा पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता था, प्रोटॉन पे केवल 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, E का। तो प्रोटॉन पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, सोचो, ऐसे लगता था QVB, तो प्रोटॉन पे कितना लगेगा, EVB। और अगर वहां पे E इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई थी, क्योंकि क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन को कुछ भी को हम चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब वो कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स E। अब देखो बात को समझो, प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन पे भी यही राइट हैंड रूल लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, प्रोटॉन इधर जाएगा, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, प्रोटॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगेगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसा केस बन जाएगा अभी भी। ठीक है, तो चूंकि चार्ज से देखो इसका कोई मतलब नहीं, तो E बराबर VB। तो अगर हम वेलोसिटी को चेंज नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर रहेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए। कोई भी पॉजिटिव चार्ज लगा दो, कुछ भी मैग्नीट्यूड का, Q चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि Q कट जाता है जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे Q नहीं रह जाता है फार्मूले में, बस केवल क्या बचता है, V बचता है, E बचता है। इन तीनों में से कुछ एक बदलोगे तो फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी, तो ये जो अनडेविएटेड है चार्ज, इनमें डेविएशन आ जाएगा। इसका मतलब अगर प्रोटॉन यहाँ इंटर करेगा तो प्रोटॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स अभी भी बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि केवल चार्ज बदला है और चार्ज से नॉन डिफ्लेक्शन का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब अभी भी प्रोटॉन जो है वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, वो अनडेविएटेड रहेगा, तो प्रोटॉन विल बी अनडेविएटेड। ठीक है, सेकेंड केस कह रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन अगर इंटर करें। अब सोचो बच्चों, इलेक्ट्रॉन आया विद v/2 वेलोसिटी। अब यहां पे देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो जो फोर्स का हम लोग राइट हैंड रूल लगा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन इधर, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। तो यहां जब निगेटिव चार्ज आ जाएगा, फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, नीचे, उसका उल्टा हो जाता है, डायरेक्शन फोर्स की क्या हो जाती है, उल्टी। मतलब फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी कितनी हो गई, v/2। तो देखो बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। कितना लगेगा, EV/2 B। क्या लगता था, QVB लगता था, Q की जगह क्या आ गया, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V की जगह वेलोसिटी कितनी हो गई, v/2 B। ठीक, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है, निगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगाते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है और निगेटिव फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है। मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक वाला, वो ऊपर लगेगा, वो लगेगा EE। अब जरा सोचो, अगर तुम चाहोगे तो क्या EE EVB/2 के बराबर होगा, नहीं। क्यों, EE किसके बराबर था, EVB के। ये फोर्स कम हो गया, वेलोसिटी घटने से मैग्नेटिक फोर्स कम हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही रहा जितना प्रोटॉन पे लग रहा था। प्रोटॉन वाले केस में जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था उतना ही अभी भी लग रहा, बस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी घटाने से मैग्नेटिक फोर्स घट गया। और मैग्नेटिक फोर्स घट जाने से क्या हो गया बच्चों, कि यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो गया है और मैग्नेटिक फोर्स कम हो गया, क्योंकि 2 आ गया। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं
कि इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो गया, मैग्नेटिक फोर्स कम हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अब अनडेविएटेड नहीं रहेगा, अब वो ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर का फोर्स ज़्यादा है ना, तो अब इलेक्ट्रॉन सीधा न जा करके ऐसे 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 मुड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विल बी डेविएटेड अपवर्ड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रैक्टिस सैंपल वेव का क्वेश्चन नंबर 27 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि कॉइल 1 हैज सेल्फ इंडक्टेंस L1 which is 3 times the self inductance L2 of coil 2. If during a certain instant the rate of increase of current and power dissipated in those coils is same, then determine the ratio of their induced voltage, currents, energy stored in the two coils at that instant. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो कॉइल हैं, ठीक है। एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस जो है वो L1 है और एक कॉइल का इंडक्टेंस L2 है। कह रहे हैं कि जो L1 इंडक्टेंस वाली कॉइल है उसका जो इंडक्टेंस है वो सेकंड का 3 टाइम्स है। इसका मतलब बच्चों, अगर हम सेकंड वाली कॉइल का इंडक्टेंस हम सपोज कर लेते हैं L है, तो पहले वाली का कितना हो जाएगा, उसका 3 टाइम, मतलब 3L। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी समय में करंट सेम चेंज हो रही है। इसका मतलब इसमें जो करंट चेंज हो रही होगी उस किसी समय, जैसे होता नहीं, जैसे इसमें करंट जब शुरुआत में फ्लो करते हो इंस्टेंटेनियस करंट, तो कुछ लगातार इसमें करंट चेंज होती है, तब यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस शो होता है। तो मान लो वो कितनी है, di/dt पहले की, दूसरे में कितनी चेंज हो रही करंट, di2/dt। तो ऐसा उन्होंने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन बोथ कॉइल इज सेम। इसका मतलब di1/dt इज इक्वल टू दिया है हमें di2/dt के, जो दिया पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम सोचते हैं क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इन्होंने कहा पावर दोनों में जो डिसिपेशन है वो सेम है। पावर डिसिपेशन का मतलब होता है बच्चों, पावर क्या होती है, P, तो P1 पहले की पावर डिसिपेशन बराबर P2 बाद वाले की पावर डिसिपेशन, और पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो इसमें अगर इंस्टेंटेनियस EMF E1 है, इसमें इंस्टेंटेनियस EMF E2 है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे करंट I1 है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट I2 है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू आई, तो E1I1 बराबर है E2I2 के। ये दो चीजें हमको गिवन है कि ऐसा है और ऐसा है। तो हमसे कह रहे हैं कि हमको बताना है E1/E2 कितना है, मतलब दोनों के EMF का रेशियो बताना है, दोनों में फ्लो होने वाली करंट का रेशियो I1I2 का रेशियो बताना है, और U1/U2 दोनों में जो एनर्जी स्टोर हुई है, पोटेंशियल एनर्जी जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, उनका रेशियो बताना है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपसे कहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं कि E1/E2 हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, फर्स्ट कॉइल के लिए हम बात करेंगे, सोल्यूशन हम पहले वाले पार्ट का करने जा रहे हैं। तो फॉर फर्स्ट कॉइल EMF का फार्मूला क्या होता है, जरा कोई हमको बताए। तो E बराबर होता है -LdI/dt, यही होता है ना बच्चों। तो पहली कॉइल के लिए E1 बराबर di1/dt, इसका मतलब क्या हुआ, di1/dt हमें कितना मिल गया, E1/L। ठीक है, ये पहली कॉइल के लिए हो गया। दूसरी कॉइल के लिए जरा देखिए, वो भी L कितना है पहली कॉइल में, देखो इंडक्टेंस कितना है 3L, तो इसको अगर L1 लिखते हैं तो उधर डिवाइड होता तो क्या था, 3L आ जाता, E1/3L। ठीक है, अच्छा भाई L1 की जगह 3L रखा, नीचे ले आए, ये बन गया। ठीक है, फॉर सेकेंड कॉइल, फॉर सेकेंड कॉइल, सेकेंड कॉइल के लिए बच्चों E2 बराबर क्या आएगा, -L2 di2/dt, ये सेकेंड कॉइल के लिए हो गया। इसका मतलब सेकेंड कॉइल के लिए di2/dt कितना आएगा, जरा बताओ हमको। ये आएगा बच्चों E/L2, क्या आएगा, E/L2, और L2 की वैल्यू कितनी है देखो L, तो यानी कि बचेगा E/L
वो भी कैसा, माइनस का। ठीक है, तो बच्चों और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करें, di1/dt बराबर di2/dt, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट दोनों कॉइल में क्या है, सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन di1/dt बराबर di2/dt। जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आएगा, सोचो, E1/3L माइनस का बराबर माइनस का इसका EMF E2 है, तो E2/L, माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, L से L कट जाएगा। इसका मतलब E1/E2 कितना बचेगा जरा बताओ हमको। तो E1/E2 बराबर हो जाएगा, देखो ये नीचे आया, ये कट गए तो ऊपर गया, तो 3L/L बचा, यानी कि बचा ओवरऑल LL कट गया, तो E1/E2 इज इक्वल टू 3। सो द रेशियो ऑफ EMF इज 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, बी है I1/I2 चाहिए। तो सेकेंड पार्ट के लिए अगर आप सोचेंगे, बी पार्ट के लिए, तो पावर इक्वल थी P1 इज इक्वल टू P2, ये तो हमको गिवन है, क्या गिवन है, P1 इज इक्वल टू P2, तो E1I1 बराबर E2I2, ये तो गिवन था ना बच्चों। अब सोचो, हमें तो E1/E2 मिल चुका है और I1/I2 चाहिए, तो I1/I2 क्या मिलेगा बताओ हमको, I1/I2, तो ये उधर जाएगा, तो उधर हो जाएगा E2/E1। अब सोचो बच्चों, I1/I2 कितना मिलेगा, E2/E1, तो इसको पलट दो, तो ये क्या बचेगा, 1/3। सो द रेशियो ऑफ करंट विल बी 1/3। ये दो चीजें आपको मिल गई, बिल्कुल मिल गई। अब देखिए, आपको बताना है एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल का रेशियो कितना होगा। तो इसको हटा दें बच्चों, ये वाला तो गिवन है, यूज भी कर चुके। देखो, अब हम लिखेंगे यहां पे कि द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, सी पार्ट में रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल्स। बच्चों देखो, फॉर फर्स्ट कॉइल, पहली कॉइल के लिए U1 कितना होगा बताओ, हाफ L1I1 स्क्वायर, हाफ LI कॉइल होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, तो वो यूज कर लिया। फॉर सेकेंड कॉइल वो कितनी होगी भाई, वो होगी U2 बराबर हाफ L2I2 स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए U1/U2, हमें दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई उसका रेशियो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, हाफ L1I1 स्क्वायर अपान हाफ L2I2 स्क्वायर, हाफ हाफ कट गया, तो U1/U2 आ जाएगा सीधा सीधा L1/L2। L1 की जगह कितना है भाई, L1 की जगह 3L अपान L2 की जगह L, I1/I2 का स्क्वायर, देखो बच्चों I1/I2 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 1/3 था, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब अब U1/U2 कितना आएगा बताओ जरा, इधर लिख दें, बिल्कुल L से L कट गया, देखो तो बचेगा U1/U2 बराबर 3 × 1/9 या U1/U2 बराबर 1/3। सो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1/3। ये उसका रेशियो हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।